साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज हम दो बिंदुओं पे बात करेंगे, यूपी की और बिहार की। बिहार के चुनाव को लेकर कई बातें मेरे सामने आई हैं, जो कि वहाँ मैंने लोगों से बात की तो कई बिंदु निकल के आए। मगर उससे पहले उत्तर प्रदेश की जो अहम बैठक होने जा रही है बसपा सुप्रीमो की, लगातार जिस तरह से बसपा सुप्रीमो सक्रिय हैं, तमाम बिंदु सामने आ रहे हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे कि 25 की बैठक में क्या हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको रूबरू कराएंगे। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपना भी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि 25 की बैठक में कौन बिंदुओं पे बात हो सकती है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको बसपा सुप्रीमो सामने रख सकती है। फिलहाल आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो लगातार जिस तरह से सक्रिय हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या ऑफलाइन काम करना हो, पार्टी की तमाम बिंदुओं पर वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दलित मुस्लिम करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार का मामला अगर देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो उस आइडियोलॉजी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। चाहे फिर मुसलमानों के हक की बात हो या फिर दलित समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार के मामले की बात हो, उस पर खुलकर बोल रही है बसपा सुप्रीमो। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो ने लगातार एक्स पर पोस्ट किया तमाम बिंदुओं को, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और पार्टी के पदाधिकारियों से लगातार मुलाकात करना कई बातों को सामने रखता है कि यूपी के 27 के चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो इस बार कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती है। बातों बातों में ये बात निकल के आई। सूत्र बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो पार्टी के पदाधिकारियों से लगातार कह रही हैं कि 27 में सरकार हमें बनानी है एनी हाउ। उसके लिए आप लोग अपना काम पूरी निष्ठा से करिए, सरकार मैं बना लूँगी। इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात कहना कई बातों को सामने रखता है। पहले मैं आपको बता दूं, 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन होता है। उस बैठक में आपने देखा होगा, बसपा सुप्रीमो ने ये बात कही थी कमेटी से कि आप लोग बूथ टू बूथ जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, सेक्टर कमेटी से मुलाकात करेंगे, एक एक बूथ की कमेटी आप चेक करेंगे और सभी को कैडर देंगे कि किस तरीके से काम करना है। इसके बाद आपने देखा, अब 16 को भी वही बैठक की, तमाम कमेटी में फेरबदल किए, फिर दिल्ली चली गई। मगर उस बीच आपने कई खबरें ऐसी देखी होंगी कि बसपा सुप्रीमो के आदेश का पालन करते हुए पार्टी के पदाधिकारी दिखे। खास करके बड़े पदाधिकारियों की बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर तमाम वो कोऑर्डिनेटर जो कई जिलों को देख रहे हैं, मंडलों को देख रहे हैं, वो लगातार कैडर कैंप कर रहे थे। इस कैडर कैंप में देखा गया कि एक एक बूथ की कमेटी बुलाई गई और वो बूथ की कमेटी जो गठित हो रही थी या कैडर कैंप दिया जा रहा था, तो उसी बस्तियों के अंदर दिया जा रहा था, उन बस्तियों के बीच में दिया जा रहा था जो वोटर्स हैं। जिस तरह से मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं बसपा के वोटर्स को जो डाइवर्ट किया जाता है या नाम नहीं आते हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक्टिवनेस हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि जो लिस्टिंग होती है उसमें तमाम जो बसपा का कोर वोट है, खास करके SC ST OBC और माइनॉरिटी जो वोट है, वो कोर वोट का वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हो जाते हैं। तो उस नाम को चेक करना, रीचेक करना, उसके लिए एक टीम होनी चाहिए। तो हर एक बूथ को, हर एक सेक्टर को मजबूत करना है, वो अभियान चल रहा है और लगातार बूथ पे बैठक होती है और पेपर पर चेक किया जाता है जिसका नाम लिया जा रहा है वो उस कार्यक्रम में या उस बैठक में मौजूद है कि नहीं है। जिस जनसभा को कोई भी पार्टी का पदाधिकारी जहां पहुंच रहा था, तो वहां पर उस बैठक में पहले वो लिस्ट मांगता है वहां के पदाधिकारी से, विधानसभा कमेटी और जिला का जो अध्यक्ष है वो वहाँ मौजूद होता था, वो लिस्ट देता था, उनके नाम चेक करता था। और इस बीच एक चीज़ और देखी गई, सदस्यता रसीद जो लोग भेजी गई है, वो कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को रीचेक करने के लिए कितना वोटर्स आपके साथ है। जो सदस्यता रसीद कटाएगा वो आपका वोटर कहलाएगा। तो 50 रुपये की वो जो सदस्यता रसीद है वो भी इस बीच चलना शुरू हुई थी। अभी पिछली बैठक जो हुई थी उसमें वो रसीदों की किताबें जाते हुए दिख रही थी। तो उससे एक आंकड़ा मिलेगा कि यूपी में कितनी कमेटी तैयार है, कितने वोटर्स हैं। तो उससे एक आंकड़ा लगाया जा सकता है कि बसपा के साथ कितना वोट बैंक अभी है, जो जनाधार है उसके साथ, वो देखा जा सकता था। वहीं पर मैंने एक बात कही कि बसपा सुप्रीमो ने कमेटी मेंबर से, खास करके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे जब मुलाकात कर रही हैं या प्रदेश की कमेटी है,
जो जिला वाइज अध्यक्ष हैं उनसे साफ साफ कह रही हैं कि एक एक बूथ, एक एक सेक्टर आप कंप्लीट करो, सरकार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि जब आपकी पूरी कमेटी कंप्लीट होती है तो वो चुनाव लड़ा जा सकता है। 25 की बैठक में ये देखा जा सकता है बसपा सुप्रीमो जो अभी तक के कितनी तैयारी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में कितनी कमेटी गठित हो चुकी है, पूरा समय दिया जा रहा है। जनवरी से लेकर अब मार्च शुरू हो गया है, मार्च की भी अंतिम छोर पे चल रहा है, मार्च की 25 को उससे रिलेटेड डिटेल्स देख सकती हैं कि कितनी कमेटी कंप्लीट हो गई, कितने बूथ बन चुके हैं, वो ओरिजिनलिटी और पूरी चेक करेंगे कि क्या वो बूथ मेंबर्स मौजूद हैं कि नहीं हैं। इस बीच जो हफ्ते में कमेटी बनती थी उस कमेटी की डिटेल्स बसपा सुप्रीमो के पास पहुंचाई जाती थी। पहले बसपा कार्यालय जाता है, वहां रीचेक होता है और बाय फ़ोन कॉल भी चेक किया जा रहा है ये कमेटी असल में जो जिसे पद दिया जा रहा है वो मौजूदा समय पर वो कमेटी के बारे में जानकारी उसको है कि नहीं है, उसका पद क्या है, उसका ओहदा क्या है, उसके बारे में जानकारी है कि नहीं है। तो हर चीज़ को बसपा सुप्रीमो बड़ी सक्रिय तौर से देख रही हैं। ये चीज़ इस बैठक में देखी जाएगी और आगे की तैयारी के लिए भी बात हो सकती है। बात करें अप्रैल की तो अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और अप्रैल में 14 अप्रैल होता है। तो 14 अप्रैल जो बाबा साहब का जयंती होती है, वो बाबा साहब की जो जयंती है वो देश भर में ही नहीं विदेशों में भी मनाई जाती है, जिसको आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, तमाम चैनलों के द्वारा उसके बारे में डिटेल्स दी जाती हैं। तो 14 अप्रैल की तैयारी के लिए भी बड़ी बातें हो सकती हैं, किस तरीके से बैनर बनने हैं, किस तरह से कार्यक्रम होना है, 14 अप्रैल में क्या हो सकता है, कुछ बड़ा बसपा सुप्रीमो की एंट्री हो सकती है। मगर आपको बता दें बीते वक्त पहले 15 मार्च को जो कार्यक्रम हुआ कांशीराम जी की जयंती, बसपा सुप्रीमो बड़े सक्रिय रूप में दिखी, आपको दिखा होगा। उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी, जहां मानवर साहब की अस्थियां कलश थी वहां खुद गई, वहां पे देखा कि किस तरीके कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो एक तरफ 15 मार्च को शायद इस बार श्रद्धांजलि देने के लिए इको स्मारक या वहाँ निर्णय बना रही थी, मगर रेनोवेशन के काम चलते वो कहीं ना कहीं स्टे कर दिया गया। फिर अब 14 अप्रैल के कार्यक्रम में शायद हो सकता है कि अंबेडकर पार्क में कई मंडल के कमेटियां बुलाई जाएं, कई मंडल से लोग आएँ, मगर हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो इस बार अंबेडकर पार्क में देखने को मिले। हो सकता है कि कौन कौन से मंडल कहाँ कहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 14 अप्रैल की तैयारियों में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन बिंदुओं पे भी बात हो सकता है। पार्टी में जो कमेटी में नई चयन हुए उनसे बात होगी। अभी आपने देखा कि कमेटी में काफ़ी बदलाव आया है, भाईचारा कमेटी भी बनाई गई है। भाईचारा कमेटी बनाने में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उस लिस्ट में एससी और ओबीसी का कॉम्बिनेशन भी रखा गया है, मुस्लिम समाज की भी वहाँ पे भागीदारी बढ़ी है और जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। जिस तरह से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज से हैं, पाल समाज से हैं और तमाम पार्टी के पद पे इस बार कुर्मियों को भी जिम्मेदारी दी गई है और ओबीसी में जो जातियां हैं उन सभी को जिम्मेदारी दी जा रही है। वहीं पे कश्यप समाज भी देखने को आपको मिलेगा और एससी कैटेगरी से अगर देखा जाए तो कई ऐसी जातियां हैं जिनको मौका दिया गया है कि ये अपनी टीम मजबूत करें और कमेटी गठित करने में मदद करें। तो इस पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है। भाईचारा कमेटी की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है, इस पर भी बात हो सकती है। क्या बसपा सुप्रीमो जो बैठक 25 को कर रही हैं, यूथ एंगेजमेंट पर क्या कुछ फैसले ले सकती हैं, ये भी देखने की बात होगी। अब बात कर लेते हैं 25 के कार्यक्रम के बाद बिहार के चुनाव में। तो बिहार के चुनाव में अगर आप रूबरू होंगे तो कई बिंदु मैंने जो देखा, अगर वहाँ पर आप जाति समीकरण से देखें तो पिछड़ा वर्ग जो है वो 27% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% कुछ है और एससी है जो 19.65% कुछ है, एसटी 1.68% है और जनरल 15.53% है। ये जो वोटर्स है इनकी संख्या जो दिखा रही है तो बसपा एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का 1995 के हिसाब से अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 1995 में बसपा ने 2 सीटों पे जीता था, चैनपुर और
मोहनिया मोहनिया से चुनाव जीता था। बसपा ने वहीं 2000 में 4 सीटों पर चुनाव जीता था और 2005 में 2 सीटों पे जीता था, जो गोपालगंज और कटेहा थी। वहीं पर 2000 और 2005 में गोपालगंज और कटेहा के बाद अगर 2010 को देखें और 2015 को देखें तो उसमें जीरो आया था, मगर 2020 में रामगढ़ और चैनपुर 2020 में चैनपुर और रामगढ़ का चुनाव जीता था। वहां पर बसपा का गठबंधन था और जिसमें 2 व्यक्ति जीत के आए थे। एक रामगढ़ से अंबिका प्रसाद और चैनपुर से जमा खान चुनाव जीते थे। अब बहुजन समाज पार्टी जब बिहार का चुनाव भी करीब ही माना जाए, क्योंकि अभी से बिहार में जो मुझे जानकारी मिली है, काफ़ी कुछ फेरबदल चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी हल्की साबित हो रही है, क्योंकि जो कमेटी है उसमें लगातार चेंज हो रहा। अभी उन्होंने एससी प्रेसिडेंट बनाया है, पहले भूमियार था, अब उनको चेंज किया है। वहीं पर अगर पूरी संख्या वैसे देखें तो ब्राह्मण है जो 3.97 है, राजपूत है जो 3.45 है, भूमियार 2.89 है, कायस्थ 0.06 है, यादव 14.26 है और कुशवाहा 4.27 है, कुर्मी 2.87 है और तेली 2.81, मुशार 3.08, सुनहार 0.68, मल्लाह 2.60, बढ़ाई 1.4, कुम्हार 1.4, पासी 0.9, धोबी 0.8 और रविदास और जो मोची और चमार जाति के लोग हैं जो एससी में आते हैं, उनकी 5.2 संख्या बताई जा रही है। बीते दिनों जो चुनाव हुए 2020 में, उस चुनाव में आरजेडी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहीं ना कहीं चुनाव बेहतर लड़ते दिखे तेजस्वी यादव के लीडरशिप में, मगर अब नीतीश ने भी वहाँ पर जो बात मेरे पास निकल के सामने आई है, नीतीश कुमार के बेटे भी अप्रैल के बाद सक्रिय दिखने वाले हैं चुनाव में। मतलब इस चुनाव में नीतीश के साथ निशांत भी चुनाव में देखने को मिलेंगे। लीडरशिप को नीतीश भी अब आगे करने जा रहे हैं, आगे के चुनाव को देखेंगे। बताया जा रहा है, सूत्रों के खबर मारेंगे तो नीतीश चुनाव में बेहतर करते हुए दिख रहे हैं, मगर वो चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कोर वोटर जो बहुजन समाज पार्टी के पास है। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के पास अगर उत्तर प्रदेश से जुड़े जिलों में देखा जाए तो वहाँ पर 10 से 12 हज़ार कोर वोटर है। जो अड़िग है, जो कोर वोटर है, वो 10 से 12 हज़ार का आसान है। तो वो वोटर्स को कलेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी चाल को चल रही है। वहीं बसपा इस बार चुनाव जो बिहार में लड़ना चाहती है 200 प्लस सीटों पर, जो 243 जो सीटें हैं उस पर बहुजन समाज पार्टी अभी तक के जो स्टैंड है वो चुनाव अकेले लड़ने की बात कह रही है। वहीं AIMIM की बात कर लें तो AIM ने भी एक सीट जीती है। वहाँ पर मुसलमान वोट काफ़ी संख्या में है। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित वोट के साथ और मुस्लिम वोट जुड़ता है तो वो सीटें बढ़ सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय है वो भी खतरे में है। उसको बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। मगर ये बात निकल के सामने आई कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो गेम चेंजर हो सकता है बिहार के चुनाव में। अगर BSP किसी के साथ खड़ी होती है तो ये बात देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सीटों का वो रहा है बहुजन समाज पार्टी का 2, 5, 6 सीटें जीतने का जो समीकरण रहा है गठबंधन के साथ, तो वो सीटें कहीं ना कहीं बिहार में NDA के विरोध में सरकार बनाने में काम आ सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि बिहार के चुनाव में क्या कुछ हो सकता है। मगर फिलहाल ये खबर जो मेरे पास आई है ये बड़ी खबर है कि नीतीश के बाद अब निशांत भी मैदान में देखने को मिलेंगे।
साथियों, ये थी छोटी सी बात जो मैंने आपको रूबरू लगी कराई। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।